दोस्तों, स्वागत है आपका रंकायन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक व उनके रचयिता। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जीके, जीएस और इंग्लिश जो है ये हमारे डिसाइडिंग फैक्टर हैं आपके सिलेक्शन लेने के लिए। तो राष्ट्रीय प्रतीक व उनके रचयिताओं से यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं 20-30 प्रश्नों को सेलेक्ट करके हम यहाँ पर लेके आए हैं कि आगामी परीक्षाओं में आपका कोई भी प्रश्न इससे छूटना नहीं चाहिए। यदि आप हमारे साथ 10-15 मिनट तक बने रहते हैं तो आशा करते हैं कि इन प्रश्नों में से कोई भी आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो आइए फटाफट दोस्तों देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक व उनके चिन्ह के बारे में। तो पहला प्रश्न क्या है कि भारत की ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। जो भारत का ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का ध्वज दोस्तों किसी भी तरीके से आप नहीं बना सकते हैं, उसका एक तरीका होता है बनाने का। ठीक है ना। उसका एक तरीका होता है कि जो उसकी लंबाई होनी चाहिए वो 3 के अनुपात में होनी चाहिए और चौड़ाई 2 होनी चाहिए। यानी कि जो भारत का ध्वज होना चाहिए 3:2 में होना चाहिए। आप लोग ध्यान रखिएगा कि लंबाई इसकी 3 होनी चाहिए और चौड़ाई इसकी 2 होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या इसका आंसर होगा, 3:2 होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत के ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो सबसे पहले इसका पूछा है फिर इसका पूछा है। ठीक है ना। तो चौड़ाई और लंबाई, तो सबसे पहले चौड़ाई को मेंशन करेंगे। तो दोस्तों चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए और लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यानी कि इसका अपोजिट कर दिया है। अब कुछ बच्चे जो कि काफ़ी जल्दी में होते हैं कि अरे ध्वज का पूछा है तो 3:2 में होता है, फटाक से टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं पहले ही ऑप्शन पे। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर देखना है कि चौड़ाई और लंबाई यदि पूछ लिया तो पहले 2 फिर 3 आएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 2:3। आइए अब आगे पढ़ते हैं कि भारत के ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। दोस्तों जो भारत के जो ध्वज होता है उसके मध्य में जो चक्र बना होता है, ठीक है ना, उसमें जो तीलियां होती हैं आप लोगों ने देखा होगा, इसमें पूरी 24 तीलियां होती हैं और ये सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहां से लिया गया है और इनका जो बीच का रंग होता है वो नीला होता है और उसमें 24 तीलियां होती हैं। ठीक है ना। तो यदि आपसे पूछ ले कि भारत के ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है, तो दोस्तों गहरा नीला होता है और तीलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। ठीक है। आगे क्या है कि भारत के ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। दोस्तों भारत के ध्वज के चक्र में 24 तीलियां होती है। ठीक है ना। जो भी बात मैंने वहां पे एडिशनल बता रहा था यहाँ पर आ गया। आइए अब स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने बनाया था। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि जो भारत का झंडा है वह समय समय पर उसका आकार, उसका रंग, उसका जो भी बीच का रंग हो गया, ऊपर नीचे का रंग हो गया, उसके बीच की तिलियां हो गई, ये सब बदलता रहता था। पहले 24 तिलियों के स्थान में पहले चरखा था, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो अभी जो हाल फिलहाल में जो डिजाइन बना हुआ है वो किसने बनाया है, वो पिंगली वेंकैया ने। ठीक है ना। पिंगली वेंकैया ने दोस्तों स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया है, तो पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया। प्रश्न आपसे बार बार पूछता है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया ने किया था। आप लोग इन सब प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जनगण मन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया था और भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है, जनगण मन है। ठीक है ना। और दोस्तों इसको 52 सेकेंड में इसको गाना होता है। ठीक है। तो ये क्या है, जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना, राष्ट्रीय गान की रचना की थी। यह प्रमुखतः पहले बांग्ला भाषा में लिखा गया था लेकिन अब ये हिंदी भाषा में गाया जाता है। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, तो 1911 कोलकाता में। ठीक है ना। दोस्तों सबसे पहले यह 1911 कोलकाता में गाया गया था राष्ट्रीय गान जनगण मन। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इसके बाद क्या है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है, तो काफ़ी आसान है। ठीक है ना, 52 सेकेंड। तो हमारा जो जनगण मन है राष्ट्रीय गान, इसको गाने में 52 सेकेंड लगता है। तो आंसर क्या होगा, 52 सेकेंड। अब दोस्तों बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम। ठीक है ना। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है वह वंदे मातरम है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है दोस्तों, 65 सेकेंड।
जैसे राष्ट्रीय गान को गाने में कितना लगता है समय, राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड लगता है। तो दोस्तों गीत को गाने में कितना लगता है, 65 सेकंड लगता है। ठीक है ना, आप लोग इसको ध्यान रखिए क्योंकि प्रश्न की प्रवृत्ति बदल रही है। तो हो सकता है कि राष्ट्रीय गीत की अवधि पूछ ले तो 65 सेकंड। भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था दोस्तों, 1896 में। जो राष्ट्रीय गीत है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा है, यह सबसे पहले 1896 में गाया गया था और इसको गाने में जो समय लगता है मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, 65 सेकंड। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो एक आनंद मठ, ठीक है ना, आनंद मठ एक पुस्तक है, उस ग्रंथ से यह संकलित है, यानी कि वहां से लिया गया है। अब बात करते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है। तो सिंपल सी बात है, यदि दैनिक कार्यक्रम है तो उसकी शुरुआत किससे होगी, राष्ट्रीय गीत से होगी। और काफी बच्चे जो है इसको राष्ट्रीय गान बना देते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय गान नहीं, यह राष्ट्रीय गीत से इसकी शुरुआत होती है। अब बात करते हैं कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है दोस्तों, ठीक है ना, जो वहां पे अशोक स्तंभ है, वो उसका जो शीर्ष भाग है, ठीक है ना, उसका जो सामने वाला भाग है, जो वहां पे 3 शेर दिखाई देते हैं, वह वहां से संकलित किया गया, या बनारस के बगल में सारनाथ है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं दोस्तों, 3, ठीक है ना, एक पीछे वाला नहीं दिखाई देता। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों सत्यमेव जयते, ठीक है ना, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है। इसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, सत्य की हमेशा जीत होती है। यह कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना, यह कठोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते इसका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान किया गया है दोस्तों, शक संवत। मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि जब शक संवत की बात आती है, ठीक है ना, तो काफी लोग यह टिक करते हैं कि शक संवत की शुरुआत विक्रमादित्य ने की थी, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शक संवत की जो शुरुआत की थी वो कनिष्क ने किया था, कनिष्क ने, ठीक है ना, राजा कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी और इसको भारत का राष्ट्रीय संवत भी माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है। तो दोस्तों चैत्र, ठीक है ना, जो हिंदी महीना होता है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुआर, कार्तिक, ठीक है ना। तो यह चैत्र से जो शक संवत है, जिसकी शुरुआत कनिष्क ने की थी, जो भारत का, ठीक है ना, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, इसकी शुरुआत जो होती है, इसका जो पहला महीना होता है वह चैत्र होता है। इसके बाद दोस्तों शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है। तो फागुन, ठीक है ना, जो फागुन का महीना होता है, जिसपे आप होली, जो होली का टाइम होता है, यह इसके आप इसको अंतिम महीना मान सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है। तो बाघ, ठीक है ना, बंगाल नेशनल टाइगर या फिर बाघ, दोनों का एक ही नाम है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, जो इस समय है वर्तमान में। बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा दोस्तों, सिंह, ठीक है ना। बाघ मतलब जिसपे ओ चट्टेदार जो उसकी ओ होती है, जो धब्बे होते हैं, उसको बाघ कहते हैं। बंगाल नेशनल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और उससे पहले दोस्तों सिंह था, ठीक है ना। अभी वर्तमान में क्या है, वह बाघ है। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर है, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय फल, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है, क्या है, आम है, ठीक है ना। अब इसके बाद यदि मैं भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की बात करूं, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। दोस्तों भारत के मैं राष्ट्रीय सब्जी की बात करूं, तो भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है, कद्दू है, जिसको कुछ लोग सीताफल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। दोस्तों मिठाई में आपको पता है जलेबी। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए कि राष्ट्रीय महत्व की जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी उसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और हो सकता है कि एसएससी एमटीएस में एक प्रश्न इससे पूछा जाए। तो एक बार इसको आप लोग पूरा देख लीजिए।
कि इस तरीके से यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, फिर यदि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो वो भी आप इसको बना सकते हैं। दोस्तों लास्ट में आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि एसएससी एमटीएस जीके जीएस जो कि सिलेक्शन में एक डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है, तो इसकी जो मैराथन क्लासेस है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, तो उसकी मैराथन क्लासेस आएंगी और जीके जीएस के 25 जो क्वेश्चन जिस तरीके से आपके एग्जाम फॉर्मेट में आने वाले हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो जो लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए और हमारे साथ अपने एसएससी एमटीएस की तैयारी को और आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।